हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर मनोज त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एग्जाम प्रिपरेशन ऐप एग्जाम कोच पर, जहां कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं और लगातार अपनी स्टडी को मजबूत कर रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आज एक नए टॉपिक यानी कि जो प्रदूषण हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक नए टाइप का प्रदूषण हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि वायु प्रदूषण है। फिर हम लोग जल प्रदूषण पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, सारे के सारे प्रदूषण हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जो वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है। पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है, और इस आवरण में क्या क्या है? इस आवरण में, एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? तो इस आवरण में आपको मिलेगा गैसों का मिश्रण। इस आवरण में आपको क्या मिलेगा? गैसों का मिश्रण मिलता है। गैसों का मिश्रण मिलता है। और क्या मिलेगा? गैसों का मिश्रण मिलता है। और क्या मिलेगा? और इसी में मिलेगा आपको धूलकण। इसी में आपको क्या मिलेंगे? धूलकण मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। और क्या मिलता है? इसी में आपको मिलेगा क्या? इसी में आपको मिलेगा जलवाष्प। इसी में आपको क्या मिलेगा? जलवाष्प मिलेगा, यानी कि वाटर वेपर मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारी पृथ्वी की सतह के चारों ओर, हमारी पृथ्वी की सतह के चारों ओर एक आवरण है, जिसमें गैसों का मिश्रण, धूलकण और जलवाष्प है। यह आवरण क्यों बना हुआ है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण। किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कारण गैसों का मिश्रण, धूलकण और जलवाष्प एक आवरण के रूप में पृथ्वी के चारों ओर हैं, और इसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इस आवरण में, यानी कि वायुमंडल में, जो सबसे अधिक मात्रा में है वो कौन है? गैसों का मिश्रण है। सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में। ये सर्वाधिक मात्रा जो है, जो कि गैसों का मिश्रण है, इसे कहते क्या है? इसे वायु कहते हैं। तो बताइएगा, यदि आपसे पूछे कि वायु यानी कि एयर क्या है, तो आपका आंसर है वायु यानी कि एयर, ये है गैसों का मिश्रण। वायु यानी कि एयर, ये क्या है? गैसों का मिश्रण है। ठीक है ना? वायु यानी कि एयर, ये क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्लियर है? अब वायु में यदि अन्य गैसें मिल जाएंगी, आपको पता है कि वायु में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, फिर उसके बाद हम लोग आर्गन की बात करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, फिर ढेर सारी अन्य गैसें मिलती हैं। तो सर्वाधिक मात्रा मिलती है नाइट्रोजन, उसके बाद मिलती है ऑक्सीजन, फिर मिलती है ऑर्गन, फिर आता है CO2 का नंबर आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यदि वायु में अन्य गैसें मिलेंगी जाकर, तो वायु के रासायनिक संगठन में, या आप कह सकते हैं वायु के कंपोजिशन में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और विषाक्त गैसें मिलेंगी, तो वायु, जिस वायु में आसानी से, वह वायु जिसमें आसानी से जीव क्या कर रहा था? अपनी जैविक क्रियाएं कर रहा था, अब वो वायु क्या हो जाएगी? वो वायु अब जीव के लिए खतरनाक हो जाएगी। जीव अब आसानी से वहां पर अपनी जैविक क्रियाएं नहीं कर सकता है। जहां की वायु गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, वहां पर जीव आसानी से क्या नहीं कर सकता है? अपनी जैविक क्रियाएं नहीं कर सकता है। तो देखिए, प्राकृतिक प्रक्रम हो जाएंगे या फिर मानवीय क्रियाकलाप हो जाएंगे। प्राकृतिक प्रक्रमों या मानवीय क्रियाकलापों से किसी भी स्थान पर पाई जाने वाली वायु गुणवत्ता में जो कमी होती है, वो वायु प्रदूषण कहलाती है। क्या कहलाती है? वायु प्रदूषण कहलाती है। अब ये वायु प्रदूषण होगा कैसे, यानी वायु गुणवत्ता में कमी कैसे आएगी? तो कारण है मानवीयकृत, या फिर दूसरा है प्राकृतिक कारण। ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रम। और क्या है इसमें समझने वाली बात? इसमें समझने वाली बात यह है कि वायु गुणवत्ता में कमी कैसे आ रही है? जब वायु में अन्य गैसें मिल रही हैं, या फिर आप कहते हैं विषाक्त गैसें मिल रही हैं। वायु में क्या मिल रहे हैं? ठोस कण मिल रहे हैं। वायु में इन कणों के मिलने से वायु गुणवत्ता में क्या आएगी? कमी आएगी। तो ऐसी गुणवत्ता में कमी को हम लोग, वायु गुणवत्ता में कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषण बोलते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, मानवीय क्रियाकलापों, मानवीय क्रियाकलापों एवं एवं प्राकृतिक प्रक्रमों, एवं प्राकृतिक प्रक्रमों, मानवीय क्रियाकलापों एवं प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा, ठीक है ना, द्वारा वायु की गुणवत्ता में, वायु की गुणवत्ता में, वायु की गुणवत्ता में कमी, वायु की गुणवत्ता में
कमी, ठीक है, क्या कहलाएगी? वायु गुणवत्ता में कमी कहलाएगी वायु प्रदूषण। वायु गुणवत्ता में कमी क्या कहलाएगी? वायु प्रदूषण कहलाएगी, एयर पॉल्यूशन कहलाएगी। वायु प्रदूषण कहलाएगी, एयर पॉल्यूशन कहलाएगी। कैसे आएगी वायु गुणवत्ता में कमी? कैसे आएगी वायु गुणवत्ता में कमी? जब क्या होगा? जब वायु में अन्य गैसें, वायु में अन्य गैसों या हम कह सकते हैं विषाक्त गैसों, विषाक्त यानी कि टॉक्सिक, विषाक्त गैसों एवं ठोस कणों के मिलने से, मिलने से, सुन रहे हैं ना? मिलने से। एक बार फिर सुनिएगा, जब वायु में अन्य गैसों, या आप ऐसे इसको हटा सकते हैं, वायु में अन्य गैसों के, वायु में अन्य गैसों या विषाक्त गैसों एवं ठोस कणों के मिलने से वायु गुणवत्ता में क्या आएगी? कमी आएगी। और वह कमी क्या कहलाएगी? वह कमी वायु प्रदूषण कहलाएगी। देखो यहाँ पर क्या मिल सकता है? या तो वायु में अन्य गैसें मिल सकती हैं, विषाक्त गैसें मिल सकती हैं, तब वायु गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, ठीक है ना? वायु गुणवत्ता में कमी आ जाएगी विषाक्त गैसों के मिलने से। या फिर क्या मिल सकते हैं? ठोस कण मिल सकते हैं, यानी कणकीय पदार्थ मिल सकते हैं। ठोस कण, या फिर हम लोग इसकी जगह पर वर्ड यूज करते हैं कणकीय पदार्थ। कणकीय पदार्थ, इनको आप बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स। क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं। कणकीय पदार्थ यानी कि क्या बोलते हैं? इनको आप पार्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं, कणकीय पदार्थ। सुनना ध्यान से, वायु में अन्य गैसों या विषाक्त गैसों के मिलने से या फिर ठोस कणों के मिलने से वायु गुणवत्ता में कमी आती है। तो आप जिसके कारण गुणवत्ता में कमी आ रही है, यानी ऐसे पदार्थ जो गुणवत्ता में कमी लाते हैं, उनको आप प्रदूषक कहते हैं। अब किसी गुणवत्ता में कमी आ रही है, वायु गुणवत्ता में कमी आ रही है, किसके मिलने से? विषाक्त गैसों के मिलने से या फिर कणकीय पदार्थों के मिलने से। तो वायु गुणवत्ता में कमी लाने वाले जो पदार्थ होंगे उनको हम लोग वायु प्रदूषक कहेंगे। कौन कमी ला रहा है? विषाक्त गैसें या गैसें, और ठोस कण या कणकीय पदार्थ ला रहे हैं। तो जो वायु प्रदूषक होंगे वो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 2 प्रकार के हो जाएंगे। वायु प्रदूषक कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो वायु प्रदूषक क्या होंगे? तो सिंपली आप कह सकते हैं वायु गुणवत्ता में कमी लाने वाले पदार्थ। वायु प्रदूषक जिसको आप क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे, एयर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना? तो क्या होंगे एयर पॉल्यूटेंट्स? एयर पॉल्यूटेंट्स आप उन्हें कहेंगे जो वायु गुणवत्ता में क्या लाएंगे? सॉरी, जो वायु गुणवत्ता में क्या लाएंगे? कमी लाएंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं वायु की गुणवत्ता में, वायु की गुणवत्ता में, गुणवत्ता में कमी लाने वाले पदार्थ। वायु गुणवत्ता में कमी लाने वाले पदार्थ। वायु गुणवत्ता में कमी लाने वाले पदार्थ। कमी लाने वाले पदार्थ। वायु गुणवत्ता में कमी लाने वाले पदार्थ। कमी लाने वाले पदार्थ, ये क्या कहलाते हैं? वायु गुणवत्ता में कमी लाने वाले पदार्थ, ये कहलाएंगे वायु प्रदूषक। और ये कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से पदार्थ वायु गुणवत्ता में कमी ला रहे हैं? तो आप कह रहे हैं या तो गैसें लाती हैं, तो एक हो जाएंगे गैसीय प्रदूषक। गैसीय प्रदूषक, गैसीय प्रदूषक को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे गैसियस पॉल्यूटेंट। गैसियस पॉल्यूटेंट्स, गैसियस पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे। और दूसरे क्या होंगे? दूसरे होंगे कणकीय प्रदूषक। कणकीय प्रदूषक, कणकीय पदार्थ प्रदूषक, ठीक है ना? कणकीय पदार्थ प्रदूषक होंगे। इनको आप क्या बोलेंगे? इनको आप बोलेंगे पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर्स पॉल्यूटेंट्स, है ना? पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर किसका किसका नाम लेंगे? यहाँ पर नाम ले लेते हैं हम लोग, कौन कौन से होंगे। गैसीय वायु प्रदूषक में यदि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, और क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचेगा, और क्या होगा? सल्फर के ऑक्साइड्स पहुंचेंगे, और क्या होंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पहुंचेंगे,
और क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पहुंचेंगे, है ना, CFC पहुंचेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पहुंचेंगे, और कौन पहुंचेगा, मीथेन पहुंचेंगे। तो बताइएगा ये सब क्या करेंगे, ये सब जाकर वायु गुणवत्ता में कमी लाएंगे। तो ये सब गैसें हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, गैसीय वायु प्रदूषक कहलाएंगे। CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 यानी कि मीथेन, ये सब गैसीय वायु प्रदूषक या गैसीय प्रदूषक हो जाएंगे, गैसेस पोल्यूटेंट्स हो जाएंगे। कणकीय प्रदूषक में हम लोग देखें तो यहाँ पर कौन आएगा, सीसा, लेड, है ना, सीसा आ जाएगा, लेड आ जाएगा, और क्या आएगा, और आएगा इसमें सिलिका, एस्बेस्टोस, फिर कौन आएगा, बेंजीन, फिर कौन आएंगे, परागकण, फिर कौन आएंगे, फिर आप यहां पर बोल देंगे कैडमियम, एटसेट्रा। ये सब क्या है, ये सब कणकीय पदार्थ हैं जिनके पहुंचने से इसमें से आप और क्या कह सकते हैं, इसमें आप एरोसोल भी बोल सकते हैं, एरोसोल, ठीक है, एरोसोल, और कौन आएगा, कालिक, और क्या आएगा, धूम्र आ जाएगा, धूम्र, ठीक है। ये सब क्या होंगे, ये सब कणकीय पदार्थ होंगे, धूम्र, ठीक है, ये सब क्या होंगे, कणकीय पदार्थ होंगे। इनके पहुंचने से वायु क्या हो जाएगी, गुणवत्ता में कमी रख लेगी, या वायु गुणवत्ता में कमी आ जाएगी। तो ये सब क्या होंगे, कणकीय पदार्थ प्रदूषक हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, गैसीय प्रदूषक हो जाएंगे। अब हम लोग सबसे पहले गैसीय प्रदूषक को पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से ज्यादा क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। गैसीय प्रदूषक को हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गैसीय प्रदूषक में कार्बन मोनोऑक्साइड की। किसकी बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड। एक जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी सबसे पहले हम लोग प्राप्ति समझेंगे कि ये कहाँ से मिलेगा, हमको कहाँ से आएगा और वायु में मिल जाएगा आकर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी प्राप्ति की बात करते हैं। प्राप्ति कहाँ से होती है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होगा, इसका स्रोत, प्राप्ति बोले, या फिर आप इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं स्रोत। क्या बोल सकते हैं, स्रोत बोल सकते हैं, प्राप्ति, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, इसको स्रोत बोल सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहले आप देखिएगा, हम लोग जीवाश्म ईंधनों पर डिपेंड होते हैं अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जिसमें पेट्रोल डीजल आ जाएगा, प्राकृतिक गैस हो गई। जब आप जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं, या फिर दूसरा टर्म यूज करते हैं जीवाश्म ईंधनों का दहन, तो देखिएगा दहन का मतलब होता है, कम्बशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन को जलाना, कम्बशन, ठीक है, बोलेंगे कम्बशन। ऐसा पदार्थ जिसमें कि कार्बन मिलेगा, या कह सकते हैं जिसमें जो जीवाश्म ईंधन होगा उसमें कार्बन मिलेगा, तो कार्बन को जब आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे हाफ O2 से बनेगा क्या, CO बनेगा। तो जीवाश्म ईंधनों का जब आप दहन कर रहे हैं, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इसको आप कहते हैं, जब ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होगी तो इसको आप कहते हैं कंप्लीट कंबसन। क्या कहेंगे, कंप्लीट कंबसन, यानी कि पूर्ण दहन कहेंगे। और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं अपूर्ण दहन। क्या बोलते हैं, अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबसन बोलेंगे। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबसन। ये है इनकम्प्लीट कंबसन, ये है पूर्ण दहन। ये क्या है, पूर्ण दहन है। जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होगी, और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा या ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में, या पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप क्या करेंगे, दहन करेंगे, तो बोलेंगे पूर्ण दहन। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपूर्ण दहन। ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण दहन। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इनकम्प्लीट कंबसन। तो आप हमको बताइएगा कि यदि कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा जाए कहां से मिल रहा है, तो आप कहेंगे जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से। यानी इसकी स्रोत क्या है, प्राप्ति क्या है, कहां से प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे ये प्राप्त हो रहा है जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से।
जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से, याद रहेगा, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से। अच्छा, जीवाश्म ईंधन हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे? तो हम लोग मोटर वाहनों में सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग किसे प्रयोग कर रहे हैं? मोटर वाहनों में। तो मोटर वाहनों में, मोटर वाहनों से एवं उद्योगों से, मोटर वाहनों से एवं किससे? उद्योगों से। उद्योगों से क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। उद्योगों से क्या मिलेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है तो ये कहां से हमारे शरीर में पहुंच जाती है? वायु में तो आ गई है, लेकिन हमारे शरीर में कैसे पहुंच जाती है? तो आप जानते हैं हमारे शरीर में एक रक्त में एक लाल रंग वर्णक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। याद आया कुछ? हीमोग्लोबिन Hb से हम लोग डिनोट करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन है लाल रंग वर्णक। क्या है? लाल रंग वर्णक है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो आप कहेंगे रक्त का रंग लाल, रक्त का रंग लाल। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? बताइएगा ध्यान से। रक्त का जो रंग होता है लाल, वो किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और हीमोग्लोबिन का यदि आपसे कार्य पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन का कार्य है गैसीय परिवहन। गैसीय परिवहन यानी कि आप बोलेंगे गैसियस ट्रांसपोर्टेशन, गैसीय परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है गैसीय परिवहन। क्या है? गैसीय परिवहन। याद रखिएगा, गैसीय परिवहन। अब यहां पर आप देखिए, गैस में ये मन से करता है किसका परिवहन? ऑक्सीजन का। लेकिन बेमन से करता है किसका? CO2 का। तो हम लोग दोनों लिख देंगे कि गैसीय परिवहन का मतलब है O2 और CO2 दोनों का क्या करना? परिवहन करना। इसको और ऐसे लिख देते हैं। मन से किसका करता है? O2 का करता है। लेकिन बेमन से किसका करता है? CO2 का। करता दोनों का ही है, लेकिन मन से किसे करेगा? O2 का, और बेमन से करेगा CO2 का। तो कभी पूछ लिया है कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो आप कहेंगे रक्त में उपस्थित लाल रंग वर्णक है, जो कि रक्त के रंग को लाल बनाने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि रक्त का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका काम क्या है? गैसीय परिवहन करना, ऑक्सीजन और CO2 को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लेकिन मेनली आप कहेंगे कि ये किसको मन से लेकर जाता है? O2 को मन से लेकर जाता है, CO2 को मन से लेकर नहीं जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग वायु ग्रहण करते हैं। सांस लेने पर हम लोग क्या करते हैं? सांस लेने पर हम लोग वायु ग्रहण करते हैं। इस चीज को समझ लीजिएगा। सांस लेने पर, सांस लेने पर क्या होगा? सांस लेने पर हम लोग वायु ग्रहण करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं, वायु ग्रहण करते हैं। और जो ग्रहण वायु होती है, वायु ग्रहण करते हैं, तो जो ग्रहण वायु होती है इसमें आप नाइट्रोजन तो उतना ही रखिएगा, आप केवल जिसकी हमको जरूरत है उसकी बात कर लेते हैं। O2 कितनी होती है? O2 होती है 21%। और CO2 कितनी होती है? CO2 होती है 0.03%। कितनी होती है? 0.03% होती है। ये जो वायु है ये हमारे नासिका, फिर फेरिनेक्स, फिर लैरिनेक्स, फिर श्वास नली, फिर श्वास नली के बाद श्वास नलियों से होते हुए फेफड़ों के अंदर पाए जाने वाले किसमें? वायु कोश में पहुंचती है, जिसको हम लोग एलुविलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो वायु जो ग्रहण की गई है ये कहाँ पहुंचती है? वायु कोश में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? वायु कोश में पहुंचती है, जिसको आप क्या कहते हैं? एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई, एल्वुलाई क्या है? ये फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है, या संरचनात्मक इकाई बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसको बोल रहे हैं फेफड़ों की, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई। जब आपने सांस लिया, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, जब आपने सांस लिया, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई, जब आपने सांस लिया तो आपने वायु ग्रहण किया। इस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितना हुआ? 0.03% और ऑक्सीजन कितना हुआ? 21%। ये वायु कहाँ पहुंच गई? वायु कोश में एल्वुलाई पहुंच गई, जो कि फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई है, यानी कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। अब वायु कोश में, अब वायु कोश में जो वायु पहुंची है, यहां पर कौन आएगा? यहां पर रक्त आएगा,
ब्लड आएगा, ब्लड आएगा तो हीमोग्लोबिन आएगा, हीमोग्लोबिन आएगा तो हीमोग्लोबिन क्या है, जैसे ही वायु कोश में ऑक्सीजन को देखेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कहेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैं तुमको लेने आया हूं, तो ऑक्सीजन कहेगी मैं ऐसे नहीं जा सकती हूं, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन जाना भी चाह रही है लेकिन ऐसे नहीं जाना चाह रही, तो जो हीमोग्लोबिन है वो कहेगा कि मैं तुमको अपना बनाकर ले चलूंगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर वो ले जाता है। और यहाँ पर कौन रह जाता है, यहाँ पर CO2 रह जाती है, क्योंकि जो अंगों से रक्त आता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, जो अंगों से रक्त आता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, तो यहाँ पर CO2 क्या हो जाती है, CO2 यहाँ पर रह जाती है। और फिर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांस छोड़ने पर, ठीक है ना, सांस छोड़ने पर यानी कि ब्रीथिंग आउट करेंगे, सांस छोड़ने पर क्या करेंगे, सांस छोड़ने पर आप वायु ही छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, वायु रिलीज होती है, वायु मुक्त होती है, वायु मुक्त होगी। अब इस वायु में क्या होगा, इस वायु में क्या होगा, इस वायु में O2 की मात्रा कम हो जाएगी, O2 की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी 16 से 17%, 16 से कितने परसेंट हो जाएगी, 17%, जबकि CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, 4 से 5% हो जाएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हम लोग CO2 छोड़ते हैं, लेकिन CO2 छोड़ते नहीं है, हम लोग वायु ही छोड़ते हैं, उस वायु में CO2 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, जबकि ली गई यानी कि सांस जब ग्रहण करते हैं तो उसमें जो वायु में CO2 की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 0.03%, और जब छोड़ते हैं तो कितनी होती है, 4 से 5% होती है। अब यदि कहीं वायु में किसकी मात्रा है, अब यदि कहीं वायु में CO की मात्रा है, तो अब ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये O2 को नहीं प्यार करेगा, O2 को नहीं चाहेगा, O2 को ले जाना नहीं चाहेगा, O2 के जगह पर वो CO को ले जाना चाहेगा। और कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो CO को बहुत अधिक चाहता है, इतना अधिक चाहता है कि यदि ऑक्सीजन को 1 चाहेगा तो CO को 250 से लेकर 300 चाहेगा। यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किस गैस के प्रति सर्वाधिक सक्रियता दर्शाता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो किस गैस के प्रति सर्वाधिक सक्रियता, हीमोग्लोबिन किस गैस के प्रति सर्वाधिक सक्रियता दर्शाएगी, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप इसको इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति सर्वाधिक सक्रियता दर्शाता है, के प्रति सर्वाधिक सक्रियता दर्शाता है, सर्वाधिक सक्रियता दर्शाता है, सर्वाधिक सक्रियता दर्शाता है। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति सर्वाधिक सक्रियता दर्शाता है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति सर्वाधिक सक्रियता दर्शाता है, यानी किसको सबसे ज्यादा चाहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को चाहता है। तो जब वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होगी तो ये जो हीमोग्लोबिन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर क्या करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर शरीर के अंगों तक ले जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ शरीर के अंगों तक ले जाएगा। शरीर के अंगों को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, लेकिन पहुंच कौन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच रही है, तो शरीर के अंगों में श्वसन की क्रिया नहीं हो पाएगी, जिसके थ्रू ऊर्जा रिलीज होती है वो नहीं हो पाएगी, तो शरीर के अंग कार्य करना बंद कर देंगे, जिससे कि ये गैस हमारे शरीर में अधिक मात्रा में, यानी मानव के शरीर में अधिक मात्रा में पहुंच जाने पर मानव की मृत्यु हो जाती है। और कैसे हो जाती है, दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। अतः इसको हम लोग दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो CO के अन्य नाम, CO के अन्य नाम क्या हैं, तो CO के अन्य नाम में आप ध्यान दीजिएगा, एक कहते हैं इसको हम लोग दम घोटू गैस, क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। CO के अन्य नाम में एक इसको हम लोग क्या कहते हैं, दम घोटू गैस बोलते हैं, दम घोटू गैस। क्यों, क्योंकि जो CO है इसको कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन शरीर के अंगों तक पहुंचाता है, जिससे कि शरीर में श्वसन की क्रिया बाधित हो जाती है, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिससे कि अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और शरीर जो है, या आप कह सकते हैं मृत्यु हो जाती है। कैसे, दम घुटने से। तो हम उसको क्या बोल देंगे, दम घोटू गैस बोलेंगे। क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा
आप सब लोगों ने अंगीठी नाम सुना होगा। अंगीठी, अंगीठी में हम लोग क्या करते हैं, अंगीठी में हम लोग कोयला जलाते हैं, अंगीठी में हम लोग जीवाश्म ईंधन जलाते हैं। अब यदि क्या हो, सर्दी का मौसम हो और कमरे को पूरा बंद कर लिया जाए, मतलब कि बाहर से वायु के प्रवेश पे और अंदर से वायु के बाहर जाने पर रोक लगा दी जाए, तो कमरे के अंदर तो वायु है, कमरे के अंदर तो वायु है और आपने अंगीठी जला ली, आपने जीवाश्म ईंधन कोयले को जला लिया। अब क्या होगा, आप आराम से सो रहे हैं, गर्मी प्राप्त कर रहे हैं, मतलब कि आपको ठंडी से बचने के लिए आपने अंगीठी जलाई है, अब आप गर्मी प्राप्त कर रहे हैं। आपका श्वसन भी चल रहा है, श्वसन में क्या कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन को ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन उसमें यूज हो रही है, वायु को जब आप ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन यूज हो रही है, और श्वसन में जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप CO2 को रिलीज कर रहे हैं। अब कमरे में CO2 की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। जीवाश्म ईंधन जल रहा है तो CO2 की मात्रा और बढ़ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलेगा। धीरे धीरे क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कमरे के अंदर बहुत कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कमरे के अंदर बहुत कम हो जाएगी तो अब कोयले का यानी कि जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन होने लगेगा, और जब अपूर्ण दहन होने लगेगा तो बताइएगा क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड धीरे धीरे हीमोग्लोबिन शरीर में पहुंचकर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों तक पहुंचकर शरीर में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति को बाधित कर देगी, जिससे कि अंग कार्य करना बंद कर देंगे और मृत्यु हो जाएगी दम घुटने से। तो दम घुटू गैस हो गई, और इसको आप क्या बोलेंगे, ये कहां से मिली, तो आप बोलेंगे अंगीठी जलाने से मिली है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंगीठी गैस बोलते हैं, अंगीठी गैस बोलते हैं। तो अंगीठी गैस किसका नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम है। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी खतरनाक है कि इससे प्रभाव नहीं, इससे तुरंत प्रभाव होता है, इससे दूरकालिक प्रभाव नहीं, इससे तुरंत प्रभाव होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि ये कैसी गैस है, विषैली गैस है। कैसी गैस है ये, विषैली गैस है। तो टॉक्सिक गैस में सबसे इंपॉर्टेंट यदि नाम आएगा तो किसका नाम आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम आएगा। विषैली गैस है, और क्या कहेंगे, ये प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन वायु प्रदूषक है, प्रमुख वायु प्रदूषक है, प्रमुख वायु प्रदूषक है। सबसे खतरनाक वायु प्रदूषक कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और ध्यान दीजिएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये क्या है, शरीर में पहुंचकर तुरंत ही क्या करता है, प्रभाव डाल देता है। तो ये क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो इसलिए क्या है, प्राथमिक वायु प्रदूषक यानी कि प्राइमरी वायु पोल्यूटेंट्स भी इसको हम लोग कहेंगे, प्राथमिक वायु प्रदूषक भी हम लोग कहेंगे। प्राथमिक वायु प्रदूषक कहते हैं किसको, इसी को कहेंगे। प्राथमिक वायु प्रदूषक किसे कहेंगे, इसी को कहेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस यानी कि हरित गृह गैस नहीं है। जब हरित गृह गैस नहीं है, या मैं नई लाइन से लिख देता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है यानी कि हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है, हरित गृह गैस नहीं है। जो हरित गृह गैस नहीं होगी तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से, कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए यानी कि वैश्विक तापन के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं भूमंडलीकरण ऊष्मण के लिए ये उत्तरदायी नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। क्लियर है, ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे विषैली गैस, सबसे मुख्य वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है आप कि क्या, अंगीठी गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या, दम घोटू गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये शरीर के अंदर पहुंचकर सारी की सारी जो जैविक क्रियाएं हैं उनको बाधित कर देती है, क्योंकि ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। हीमोग्लोबिन सबसे अधिक चाहता किसको है, कार्बन मोनोऑक्साइड को चाहता है। मिलेगा कैसे, ये अपूर्ण दहन से मिलेगा। कैसे मिलेगा, जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कहां से मिलेगा, सबसे ज्यादा इसके जरूरी है प्राप्ति। प्राप्ति, ठीक है, प्राप्ति क्या है, कहां कहां से मिलने वाला है, तो प्राप्ति के लिए सबसे पहले है, अभी आपने देखा जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जीवाश्म ईंधनों के दहन से,
जीवाश्म ईंधनों के दहन से मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवाश्म ईंधनों के दहन से मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। दहन से कौन मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। जीवाश्म ईंधनों के दहन से कौन मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा है जीवों के श्वसन से। बताइए, हम लोग जब श्वसन करते हैं तो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ते समय वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ती है? तो बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती है मात्रा जीवों के श्वसन से। तीसरा क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट से, वॉल्केनिक इरप्शन से। ज्वालामुखी विस्फोट से, ज्वालामुखी विस्फोट से, ज्वालामुखी विस्फोट से, ठीक है ना। चौथा क्या है? चौथा है आपका जो जीव होता है, जीव के शरीर का निर्माण होता है कार्बनिक पदार्थों से, और जब कार्बनिक पदार्थ, जब जीव समाप्त हो जाता है, जीव मृत हो जाता है, तो उसके शरीर में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपक्षय होता है। अपक्षय मतलब डिके होता है। तो जिन पदार्थों से बना होता है वो पदार्थ प्रकृति में पुनः वापस आते हैं। अब कार्बनिक पदार्थों का मतलब है जिसमें कार्बन की उपस्थिति होगी। तो कार्बन क्या होगा जब वायुमंडल में वापस आएगा? तो ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी मिलेगा। तो आप कहेंगे जैविक पदार्थों के अपक्षय से, जैविक पदार्थों के अपक्षय से, जैविक पदार्थों के अपक्षय से, जैविक पदार्थों के अपक्षय से यानी कि डिकेइंग ऑफ द बायोटिक सब्सटेंसेज, डिकेइंग ऑफ द बायोटिक सब्सटेंसेज, ठीक है ना। अब देखिए पांचवा प्रोसेस, हम लोग क्या कर रहे हैं? दिन प्रतिदिन वृक्षों को काटते चले जा रहे हैं, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। वृक्षों के लिए हम लोग क्या हैं? वृक्षों के लिए हम लोग उनके दुश्मन बन गए हैं। तो आप जब वृक्षों को काटते चले जाएंगे तो जो वृक्ष होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके ये पेड़ पौधे जो हैं ये CO2 को अवशोषित करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तभी तो हम लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो वह क्रिया जिसमें कि CO2 का एब्जॉर्प्शन और O2 का रिलीज होना होता है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है यदि वो कम होगी, यानी कि वृक्षों की संख्या यदि कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम होगी, जिससे कि CO2 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिससे कि वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक कारण और है क्या? वृक्षोन्मूलन। वृक्षोन्मूलन होने से, वृक्षोन्मूलन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कमी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कमी। अब आप समझ गए होंगे इससे आगे क्या होना है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कमी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आ रही है? कमी। क्रिया में कमी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या आ रही है? कमी। आप जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भोजन निर्माण। और कैसे पेड़ पौधे हैं? तो आप यदि यहां पर एक टर्म लगा देंगे हरे या फिर बोलेंगे क्लोरोफिल युक्त, तो मजा आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हरे या फिर क्लोरोफिल युक्त पौधे, हरे या फिर आप क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल युक्त पौधे, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या करेंगे? पेड़ पौधे CO2 को अवशोषित करते हैं, CO2 का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2, और रिलीज क्या होगी? O2 क्या होती है? मुक्त होती है। O2 क्या होती है? O2 O2 का मुक्त होना होगा, ठीक है। तो जब वृक्षोन्मूलन होगा, वृक्षों की क्या होगी? संख्या कम होती जाएगी, वृक्षों को लगातार काटते चले जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कमी आएगी, जिससे कि वातावरण में जो CO2 है, जो बढ़ी हुई CO2 है, इसका अवशोषण नहीं हो पाएगा, वातावरण में CO2 का मात्रा
बढ़ती रहेगी। तो ये इसके प्राप्ति या क्या हो जाते हैं, स्रोत हो जाते हैं। CO2 की प्राप्ति या फिर इसके क्या हो जाते हैं, स्रोत हो जाते हैं। जो CO2 है इसको आप मानते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। CO2 क्या है, महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस, या कहेंगे सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैस, सबसे मुख्य हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैस। आपको इतने से काम चलाना पड़ेगा, सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैस, सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस होने के कारण ये क्या होगी, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है, सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है, सबसे अधिक उत्तरदायी है आपकी CO2। अब देखिए CO2 की मात्रा बढ़ने से, यानी ग्रीन हाउस गैसों में CO2 की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा होगी। जब ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा होगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग जब सबसे ज्यादा होगी तो पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से क्या होगा, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जो यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं उनमें पिघलना होगा, ग्लेशियर्स का पिघलना होगा। जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जो समुद्रों में जल स्तर है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। समुद्रों के जल स्तर में वृद्धि होने से जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो डूबेंगे, वहां की जो जैव विविधता है वो समाप्त होगी। धीरे धीरे यदि ये प्रोसेस बढ़ता रहा तो फिर पूरा का पूरा जो स्थल क्षेत्र है वो पानी के अंदर होगा, यानी कि समुद्र के जल स्तर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो डूब जाएगा और यह जीवन के लिए क्या हो जाएगा, संकट हो जाएगा। अब आप यहां पर देखिए कि जो पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके, जिसमें कि CO2 गैस अवशोषित होती है, तभी तो क्रिया आगे बढ़ेगी, तभी तो उस क्रिया से भोजन बना पाएंगे। अब CO2 ना हो तो क्या होगा, प्रकाश संक्रिया नहीं होगी। प्रकाश संक्रिया नहीं होगी तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। यदि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, चूंकि जंतु जो हैं वो पेड़ पौधों पर ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, तो जंतुओं को भी भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से पृथ्वी पर जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी पर यदि जीवन है तो उसके लिए क्या जरूरी, पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या जरूरी है, जरूरी है भोजन की पूर्ति, और भोजन की पूर्ति में हरे पेड़ पौधे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रकाश संक्रिया करके, जिसमें कि CO2 क्या करनी होती है, अवशोषित करनी होती है। लेकिन CO2 की मात्रा का बढ़ना क्या कह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वृद्धि हो रही, ग्लोबल वार्मिंग में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है जिससे कि महासागरीय जल में वृद्धि हो रही है, महासागरीय जल स्तर में वृद्धि हो रही है, और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो महासागरीय जल स्तर में वृद्धि होने से जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वो डूब रहे हैं, जिससे कि हम कह रहे हैं कि जो वहां के आसपास की जैव विविधता है वो समाप्त हो रही है। इस तरीके से CO2 की मात्रा के बढ़ने से क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन के लिए संकट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, यदि CO2 को कहा जाए कि CO2 तुम ही वो गैस हो जो पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी भी हो और पृथ्वी पर जीवन के लिए तुम खतरनाक भी हो, तो आपको कोई भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक भी, पृथ्वी पर जीवन के समाप्त होने में सबसे अधिक रोल भी इसी का होगा। तो हम यहां पर कहेंगे पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक भी, पृथ्वी पर जीवन के लिए पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक भी एवं पृथ्वी पर जीवन के समाप्त होने के लिए उत्तरदायी भी होगी। कौन, CO2। कौन होगी, CO2। अब देखिए, यदि किसी भी स्थान पर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है, यदि किसी भी स्थान पर क्या बनाए रखना है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना है, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना है। यदि किसी भी स्थान पर पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना है तो क्या होना चाहिए, किसी भी स्थान पर पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए वहां पर जो वनावरण होना चाहिए, वनावरण या आप कह सकते हैं वृक्षों की मात्रा या वृक्षों
वनावरण, फॉरेस्ट कवर है ना, वनावरण कितना होना चाहिए, ये उस क्षेत्र के 33, किसी भी क्षेत्र में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए वनावरण कितना होना चाहिए, 33, 1/3% होना चाहिए। और तीसरा क्या, इसको आप बोल सकते हैं एक तिहाई, इसको आप क्या बोलते हैं, एक तिहाई, 1/3 बोलते हैं। एक तिहाई, एक तिहाई यानी कि 1/3 बोलेंगे, एक तिहाई यानी कि 1/3 बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, एक तिहाई यानी कि 1/3 बोलेंगे। और देखिएगा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, CO2 की मात्रा कितनी होनी चाहिए, CO2 की मात्रा कितनी होनी चाहिए, CO2 की मात्रा होनी चाहिए 0.03%, 0.03%, ध्यान रखिएगा 0.03%, वो 33.33%, ये है 0.03%। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गैस पर, जिसका नाम क्या है, मीथेन है। मीथेन, मीथेन क्या है, मीथेन गैस है, वायु प्रदूषक है। मीथेन बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, मीथेन, मीथेन। और इसकी प्राप्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राप्ति या फिर आप इसको बोलते हैं स्रोत, प्राप्ति या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, स्रोत, ठीक है ना, प्राप्ति या फिर आप क्या बोलेंगे, स्रोत बोलेंगे। सबसे पहला स्रोत है कोयले की खदानों से। कोयले की खदानों से क्या मिलता है, कोयले की खदानों से मिलती है कौन सी गैस, कौन सी गैस मिलती है, CH4 यानी कि मीथेन मिलती है कोयले की खदानों से, कोयलों की खदानों से इसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है दलदली, दलदली या फिर आप इसको बोलेंगे आर्द्र भूमि से, दलदली क्षेत्रों या फिर आप क्या बोलेंगे, आर्द्र भूमियों से, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है जुगाली करने वाले पशुओं से, जुगाली करने वाले पशुओं से, जुगाली करने वाले पशुओं से। और चौथा पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी का ये मतलब समझ के इसको बताया जाता है कि दलदली क्षेत्र बन जाता है या फिर आप कहेंगे पानी यहाँ भरा रहता है जब हम लोग क्या करते हैं, धान की खेती, धान की खेती। तो देखिए ध्यान से, भारत में धान की खेती का क्षेत्र बढ़ने से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में बढ़ी है, भारत की जो मुख्य फसल है, आपको ध्यान रखना है, भारत की जो मेन क्रॉप है वो क्या है, धान है। और धान की खेती होने से, धान की खेती होने से क्या हो रहा है, धान की खेती होने से मीथेन की मात्रा बढ़ रही है, धान की खेती होने से मीथेन की मात्रा बढ़ रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, धान की खेती हम लोग कैसे बढ़ाए, धान का क्षेत्रफल हम लोग कैसे बढ़ाए, धान की खेती में हम लोग आत्मनिर्भर कैसे हो रहे हैं, हम लोग हरित क्रांति की सहायता से हो रहे हैं। हरित क्रांति की सहायता से जब हम लोग निर्भर हो रहे हैं तो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स का भी प्रयोग किया जाता है, कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है, ढेर सारी चीजें हैं जिनका प्रयोग किया जा रहा है। इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं किस पर पड़ता है, हमारे पर्यावरण पर भी पड़ता है, पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है, कहीं ना कहीं बिगड़ता है। CH4 मीथेन यहां से मिल रहा है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में, इनमें से सर्वाधिक मात्रा में जो मिलता है वो किससे मिलता है, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में कहां से प्राप्ति होती है, दलदली क्षेत्रों से। कहां से होती है, सर्वाधिक मात्रा में दलदली क्षेत्रों से होती है, सर्वाधिक मात्रा में कहां से होती है, दलदली क्षेत्रों से होती है। अच्छा, दलदली क्षेत्रों को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्सी लैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्सी लैंड कहते हैं। इसीलिए मीथेन गैस को, इसीलिए मीथेन गैस को क्या नाम दिया जाता है, मीथेन गैस की सर्वाधिक मात्रा जो है, मीथेन गैस की सर्वाधिक मात्रा जो है वो कहां से मिलती है, दलदली या आर्द्र भूमि से प्राप्त होती है। इसीलिए मीथेन गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन गैस को हम लोग बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। सर्वाधिक मात्रा दलदली क्षेत्रों से मिलती है। मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है, क्या है, ग्रीन हाउस गैस में से आती है। और ग्रीन हाउस गैस होने के कारण ये क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यानी कि भूमंडलीय तापन के लिए, वैश्विक उष्मन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी,
ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या हो जाती है, उत्तरदायी हो जाती है। क्लियर है, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या हो जाती है, उत्तरदायी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने वायु पुस्तक में से 3 मेन वायु पुस्तक को ध्यान से पढ़ लिया है। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है मीथेन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो भी इसमें कुछ बची हुई चीजें हैं, जो भी वायु पुस्तक बचे हुए हैं और कुछ पर्टिकुलर मैटर से कुछ संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।